नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर में दम है और आपके साथ मैं हूं पुनीत। पीएफआई के खिलाफ एनआईए के बड़े एक्शन के बाद कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए। मध्य प्रदेश एटीएस भी एनआईए के इनपुट पर लगातार काम कर रही है। सूबे में पीएफआई के पांव पसारने और खतरनाक साजिशों का पूरा सच सामने आने लगा है। मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी और संघ के नेता इनके निशाने पे थे और साथ ही कई हजारों की संख्या में स्लीपर सेल की भी जानकारी हाथ लगी है। तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही वैसे वैसे कई बड़े खुलासे और चौंकाने वाले सबूत सामने आ रहे हैं। पीएफआई के कितने राज, कितने कनेक्शन, अब एक्शन। खुलासे पर खुलासे, अब हर राज हो रहा बेपर्दा, शिकंजा और टाइट। पीएफआई को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे चौंकाने वाले हैं। इंदौर और उज्जैन से पकड़े गए 4 आरोपियों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता थे। एमपी में हजारों की संख्या में स्लीपर सेल सक्रिय हैं। इसके सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। साथ ही यह भी पता चला है कि पीएफआई सम्मेलन के नाम पर नए सदस्यों को ट्रेनिंग दिया करता था। पीएफआई ने एमपी को सॉफ्ट टारगेट बनाया हुआ था। पीएफआई सदस्य बनाने के लिए गरीब लोगों और आदिवासियों को टारगेट किया करता था। साथ ही इसके सदस्य कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार कर युवाओं को देश के खिलाफ बरगलाने का काम कर रहे थे। इनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। खुलासा नंबर 1, निशाने पर बीजेपी आरएसएस के कई नेता थे। खुलासा नंबर 2, हजारों स्लीपर सेल एमपी में सक्रिय। खुलासा नंबर 3, आतंकी संगठनों का सॉफ्ट टारगेट बना एमपी। खुलासा नंबर 4, पीएफआई के 6000 सक्रिय सदस्य। खुलासा नंबर 5, मालवा में 2500 सदस्य एक्टिव। खुलासा नंबर 6, मॉर्निंग वॉक ग्रुप बनाकर करते थे ब्रेन वॉश। खुलासा नंबर 7, हथियारों की ट्रेनिंग देने की थी तैयारी। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पीएफआई देश के खिलाफ काम कर रहा था। कई ताकतें भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहती हैं। देश में आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सामने आ गया है कि पीएफआई जो है ये विदेशी फंडिंग हो रही थी और ये जो एक कुछ ताकतें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र कर रही हैं, उसमें पीएफआई के लोग भी शामिल थे। पीएफआई के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियां देश में चलाई जा रही थी और हमारे संघ के और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता उनके निशाने पर थे और इसलिए एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग भी वहाँ पर हो रही थी और इसलिए ऐसी ताकतें, ये सब हम सबके सामने है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती हैं और ये भारत की सरकार ने सख्त निर्णय जो लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। एनआईए ने गुरुवार को 15 राज्यों में एक साथ छापा मारा। टेरर फंडिंग समेत संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से पीएफआई के 4 लीडर्स पकड़े गए हैं। इनसे पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को अब सिर्फ 1 साल का वक्त ही बाकी रह गया है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल पूरे जोर शोर से सियासी समीकरणों को साधने में जुटे हैं और इस बीच प्रदेश में आदिवासी समुदाय सियासत के केंद्र में बना हुआ है। प्रदेश सरकार ने आदिवासी युवाओं के लिए 3 महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, जिसके जरिए आदिवासी युवा अपना रोजगार स्थापित कर सकेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार आदिवासी अत्याचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। 230 विधानसभाओं में से 47 सीट आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल
अपने अपने तरीके से इस वर्ग को साधने की कवायद में जुट गए हैं। सरकार लगातार आदिवासियों के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आ रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासियों के लिए धरातल पर कोई भी काम नहीं हो रहा और सिर्फ आदिवासियों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन चुनावों में आदिवासी वर्ग किस पार्टी के साथ खड़ा होता है और किसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाता है। मध्य प्रदेश में सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए आदिवासी वोट की अहमियत का अंदाजा सियासी दलों को है। लिहाजा इस बड़े वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए कवायदें तेज होती जा रही हैं। हाल ही में शिवराज कैबिनेट ने आदिवासियों के लिए 3 बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दी है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति वित्त पोषण योजना शामिल है। इन नई योजनाओं का चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। पार्टी का भी दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए हमेशा काम किया है, जबकि कांग्रेस ने उनका हक मारा है। 70 सालों तक जो पार्टी प्रमुख राजनीतिक दल के नाते न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी सरकार में रही, जिस पार्टी के वित्त मंत्री द्वारा 48 से ज़्यादा बजट पारित किए गए हों, पर आदिवासियों का पक्का मकान, पक्का रसोई, पक्का शौचालय नहीं था। शिक्षा की और स्वास्थ्य का 5 लाख का बीमा नहीं था। संबल जैसी योजना नहीं थी। वो कांग्रेस किस मुंह से ये बात करती है? शर्म नहीं आती इन लोगों को? मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने कम समय में तेज गति से इन वर्गों का विकास किया और विकास की मुख्य धारा में जोड़ के लाए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संचार की योजनाएं दी, क्रियान्वित की, 100% की खातों में पैसा डालने का काम किया। इन्हीं के हक का पैसा, मेरा आरोप है, जनजाति समुदाय के हक का पैसा 1 रुपए में से 85 पैसे दलाली करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया, नीचे से ऊपर तक किया। जहां सरकार लगातार आदिवासी वर्ग के लिए योजनाओं की बरसात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी आदिवासियों को साधने की रेस में पीछे नहीं है। लगातार आदिवासियों पर अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाकर कांग्रेस खुद को आदिवासी हितैषी बताने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस की सरकार आई, मनमोहन जी की सरकार आई, केंद्र के अंदर पट्टे बांटे गए पूरे देश भर में आदिवासी समुदाय को और उनको रहने का अधिकार दिया जंगल के अंदर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज जी की सरकार थी। 3.5 लाख के आसपास आदिवासी वंचित हो गए पट्टों से, इनकी गलतियों की वजह से। मैं आज सवाल कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोप लगाने से बेहतर है कि कांग्रेस ने क्या किया, आदिवासी समुदाय जानता है, समाज जानता है। भाजपा की सरकार ये बताए कि कौन सी उन्होंने आदिवासी हितैषी नीतियां लागू करी, योजनाएं लागू करी और उससे क्या फायदा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस अकेले नहीं, जिनकी नजर आदिवासी वोटर्स पर है। आदिवासियों के संगठन जयस ने इन दोनों ही दलों की टेंशन बढ़ा दी है। जयस ने आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सभी 47 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि इससे आदिवासी वोट कटेगा। जाहिर है, ऐसे में जयस की रणनीति का काउंटर प्लान बनाने की चुनौती भी बीजेपी और कांग्रेस के सामने है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। कूनो में चीतों के बाद अब चंबल के एक पार्क को बड़ी सौगात मिलने वाली है। कूनो से सटे माधव नेशनल पार्क में 3 बाघों को छोड़ने की तैयारी की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर वन विभाग ने यह कवायद शुरू की है। आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं। प्रदेश की सियासत में 2023 के चुनाव से पहले सियासत का केंद्र बन चुके ग्वालियर चंबल पर अब बीजेपी सरकार मेहरबान है। कूनो पालपुर में चीता बसाए जाने के बाद अब माधव नेशनल पार्क में बाघ बसाए जाने की तैयारी है। कूनो में अफ्रीकन चीतों के बाद अब चंबल का एक और पार्क बिग कैट से गुलजार होने वाला है। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 5 बाघों को छोड़ने की मंजूरी NTCA ने दे दी है। पहले चरण में माधव नेशनल पार्क में 3 बाघ छोड़े जाएंगे। इनमें 2 मादा और 1 नर बाघ होगा। अगर बाघ इस इलाके में सरवाइव करते हैं तो अगले चरण में 2 और बाघों को पार्क में छोड़ दिया जाएगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय से माधव नेशनल पार्क में बाघ बसाने की मांग की थी, जिसके बाद ये मंजूरी मिली है। उधर चीतों के बाद बाघ बसाने की योजना को बीजेपी एक बड़ी कामयाबी मान रही है। अन्य समस्याओं के साथ में पर्यावरण या इकोलॉजिकल साइकिल जो है उस पर भी सरकार की नज़र है और वो प्राथमिकता के तौर पर लिया जा रहा है। इससे न केवल वहाँ पर ये शेर चीते जो हैं वो स्थापित होंगे, बल्कि आसपास में रोजगार उपलब्ध होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और तमाम सारी जो उस जिले की डेवलपमेंट के लिए आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होंगी।
उधर बिग कैट्स को बसाने की कवायद पर सियासत भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में गायों की मौत हो रही है और सरकार बाघ और चीतों का इवेंट करने में लगी है। और देश के अंदर जो गौशालाएं कांग्रेस ने खोली है उन्हें बंद करने का काम करा जा रहा है और कहीं ना कहीं गाय के लिए तो पैसा नहीं है और चीतों को प्लेन से लेके आया जा रहा है। देखे गौ माता की दशा को देख के सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसान के खेतों खराब हो रहे हैं और कहीं ना कहीं गौ माता दिन रात बारिश में सड़क पे बैठी है। सरकार का दावा है कि चीतों और बाघों को बसाने से पार्क के आसपास रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, जिसका बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा। फिलहाल इस मसले पर जारी राजनीति के बीच माधव नेशनल पार्क में बाघों के लिए तैयारी शुरू है। ये इलाका कुनो नेशनल पार्क से सटा हुआ है, लिहाजा यहाँ वन्य जीव प्रेमियों को अफ्रीकन चीतों के साथ साथ बाघों के दीदार भी हो सकेंगे। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब कर लेते हैं पड़ोसी राज्य हमारे अपने छत्तीसगढ़ की, जो धान का कटोरा कहा जाता है। आज धान के कटोरे की बात इसलिए हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगले साल 2023 में होने हैं चुनाव। एक साल का महज वक्त बाकी है और इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीतियों में बदलाव कर दिया है और आक्रामक रुख अपनाया है। बीजेपी ने अब विधानसभा के स्तर पर आंदोलन की बड़ी रणनीति बनाई है। आइए देखते हैं कि कैसे अपनी रणनीति से बीजेपी की तैयारी जीत का रास्ता तय करने के लिए है। देखिए इस रिपोर्ट को। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और 2023 की रणनीति को लेके छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब बीजेपी प्रदेश या जिला स्तरीय नहीं बल्कि हर विधानसभा में जाके 3-3 मुद्दों का चयन करके विधानसभा स्तर पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी और इस आंदोलन में न केवल विधानसभा के नेता बल्कि प्रदेश के भी जो बड़े नेता होंगे वो शामिल होकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पिच पर बीजेपी आक्रामक तेवर के साथ उतर चुकी है। मुद्दों की हर बॉल पर बीजेपी बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी, कर्मचारी या फिर किसान, हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। इस बार चुनाव में बीजेपी का फोकस विधानसभा स्तर पर माहौल तैयार करने का है, जिसके लिए पार्टी ने तय किया है कि 90 विधानसभाओं में सरकार के खिलाफ 3-3 मुद्दों पर आंदोलन किया जाएगा। 3 प्रकार की रणनीति होगी। रणनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और वो रणनीति है संगठित होके 90 विधानसभा के 90 हर विधानसभा में 3-3 इशू आइडेंटिफाई करके सतत विधानसभा में भी आंदोलन की रूपरेखा के उस आधार पे सरकार को विधानसभा और नीचे स्तर में पंचायत स्तर में घेरने की। हालांकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि बीजेपी के तमाम घेराबंदियों को पार्टी ध्वस्त कर देगी। पार्टी का कहना है कि पिछले 4 सालों में बीजेपी मुद्दों को चुन नहीं सकी है, लिहाजा ऐसे आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल में तो मुद्दे चिन्हांकित ही नहीं कर पाई। हमारी सरकार के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, भारतीय जनता पार्टी इसी में दिग्भ्रमित है। दरअसल हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। यही कारण है कि पिछले 4 साल में भारतीय जनता पार्टी एक भी तार्किक मुद्दे लेकर जनता के बीच नहीं जा पाई है। तो ये विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन करें या मंडल स्तरीय प्रदर्शन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजनीति के जानकार का मानना है कि बीजेपी की रणनीति सरकार को परेशान कर सकती है, क्योंकि विधानसभा स्तर के मुद्दों को मिलाकर चुनाव से पहले अच्छा घोषणा पत्र तैयार किया जाता है और बीजेपी वही काम कर रही है। डेफिनेटली जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो देखिए, जिस तरीके से विपक्ष जिस तरीके से विरोध में जाता है या आंदोलन में जाता है या मुद्दों पर जाता है, तो राष्ट्र पे आंदोलन करते हैं, राज्य में करते हैं, उसके बाद जिले स्तर पर जाएंगे और उसके बाद ये स्वरूप है, ये डिसेंट्रलाइजेशन स्वरूप है किसी भी आंदोलन का या किसी भी खिलाफत करने का। हकीकत में तो सत्ता के खिलाफ जब उन लोग जा रहे हैं, सत्ता के विपक्ष में है, तो ये उनका दायित्व बनता है। राजनीति में चुनाव का क्रैश कोर्स शुरू हो गया। अब 1 साल का वक्त है जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उतर चुकी है। बीजेपी की रणनीति कितना असर दिखाएगी, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा, जिसमें अभी करीब 1 साल का वक्त बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि बड़े बदलावों के बाद पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ काम करती नजर आ रही है।
सरकार को घेरने की बीजेपी की इस तैयारी को भले ही कांग्रेस हल्के में ले रही हो, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी बीते 4 सालों में अब तक मुद्दों का चयन नहीं कर पाई है, तो विधानसभा स्तर पे वो क्या आंदोलन करेगी। लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि किसी भी आंदोलन को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, उसका विकेंद्रीकरण करने के लिए विधानसभा स्तर तक जाना बेहद ही आवश्यक होता है, ताकि लोग अधिक से अधिक जुड़ सके और कार्यकर्ताओं का भी आत्मविश्वास बढ़ सके। बहरहाल बीजेपी की इस रणनीति और कांग्रेस के इस जवाब के बाद आने वाले समय में इसका असर क्या होगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी बेहद ही आक्रामक मुद्रा में आके अलग अलग रणनीतियों के तहत सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो किसी भी मुद्दे का विकेंद्रीकरण यानी कि जमीनी स्तर तक उस मुद्दे को पहुंचाना और एक माहौल तैयार करना, अगर बीजेपी इसमें कामयाब होती है तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए ये, कांग्रेस के लिए ये परेशानी का सबब रहने वाला है। हम चूंकि बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ और धान की कटोरी की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान और किसान दोनों ही हमेशा सियासत में अहम रहे हैं और सियासत का मुद्दा किसान और धान हमेशा से रहा है। एक बार फिर से चूंकि मौसम धान खरीदी का आने वाला है, सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि 1 नवंबर से वो धान को खरीदने वाली है, तो उसके बाद चुनावी साल चूंकि है, 1 साल में अगले साल चुनाव हो जाएगा, तो उसके बाद बीजेपी आक्रामक रुख में आ गई है। अलग अलग मुद्दों में ये भी एक बड़ा मुद्दा है धान का, क्योंकि धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस अभी से आमने सामने हैं। बीजेपी दरअसल ये कह रही है कि आपने कुछ वायदा किया था जब आप सत्ता में आए थे, आपने वादा किया था कि हम धान का एक एक दाना खरीदेंगे। क्या हुआ उस वायदे का? कांग्रेस कह रही है कि आप जितना धान खरीदते थे उससे ज्यादा तो आज हम खरीद रहे हैं। दोनों के बीच टसल जारी है, दिखाते इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले ही धान पर सियासत चल रही है। प्रदेश में धान और किसान सियासत का मुद्दा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है वादा खिलाफी का, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि लक्ष्य उनका बड़ा है और अब तक बीजेपी के शासनकाल में इतनी बड़ी धान खरीदी का लक्ष्य कभी नहीं रखा गया। 1 नवंबर से धान खरीदी के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी ने सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसानों के दाना दाना धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बाद भी किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा जा रहा। दरअसल सरकार प्रति एकड़ सिर्फ 15 क्विंटल धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है, बाकी बचा धान किसानों को बाहरी बाजार में बेचना पड़ता है। बीजेपी ये मुद्दा इसलिए भी उठा रही है क्योंकि उनकी सरकार के दौरान कांग्रेस ने भी धान की खरीदी, रख रखाव, परिवहन, मिलिंग जैसे मुद्दों को लेकर घेरा था। ऐसे में अब बीजेपी भी इन मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगी है। 2003 में जब हम सरकार में आए थे, प्रदेश में खरीदी होती थी 75 से 80 हजार क्विंटल, लाख क्विंटल धान खरीदी। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 2018 तक थी, हमने वहाँ तक लाया। ये 80 से 90 की बात करते हैं, 90 से 95 की बात करते हैं, खरीदी की बात करते हैं। 1 नवंबर इस वर्ष क्यों? हम तो पहले साल से बोल रहे हैं कि जो बीजेपी 1 नवंबर से धान खरीदी करती थी, आप क्यों नहीं, इस साल क्यों? और पूरी धान खरीदी रिकॉर्ड है, वीडियोज़ हैं। इन्होंने कहा था सरकार में हम आने के बाद एक एक दाना धान खरीदेंगे, तो 15 क्विंटल की लिमिट क्यों? उसके बाद 2500 रुपये में कटौती, उसके बाद गिरदावरी के नाम से रकबे में कटौती, सूखत धान को नहीं लेना, बोरे का पैसा नहीं देना, बारदाने का। कुल मिलाकर कांग्रेस के डीएनए में जो फितरत है कि भ्रम पैदा करो, झूठ बोलो, विश्वासघात करो, वही काम किसानों के साथ में कर रही है। उधर कांग्रेस का टका सा जवाब ये आया है कि बीजेपी की सरकार में उतना धान कभी नहीं खरीदा गया जितना मौजूदा कांग्रेस सरकार खरीद रही है। इस बार भी 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट रखा गया है। तो बीजेपी को तो बोलने के लिए कोई मुंह ही नहीं है, बिना मुंह का बात करते हैं लोग। इन लोग का सरकार था तो कभी 70 लाख से ऊपर नहीं गए। आज हम 98 लाख मीट्रिक टन और इस साल 1,10,000 मीट्रिक टन, तो ये कहाँ तुलना में है लोग बात कर रहे हैं। लोग को जब मौका मिला था काम करने के, लोग किए नहीं। उधर किसान नेताओं का कहना है कि समस्याएं पहले भी थी और अब भी हैं, लिहाजा सियासत की नहीं बल्कि जरूरत व्यवस्था को ठीक करने की है। छत्तीसगढ़ में
1 नवंबर से इस साल धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रतिवर्ष हर साल एक समस्या किसानों को आती है। सभी धान खरीदी केंद्रों में बोरी की समस्या, अगर पानी गिर जाए, बरसात हो जाए तो धान भीगने की समस्या, और इस पर बहुत ही राजनीति होती है। इसमें किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार उचित व्यवस्था करे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और ऐसे में धान और किसान पर सियासत भी लाजमी है। लेकिन खुशी तो तब होगी जब इस राजनीति से किसानों को फायदा होगा। तो धान पर छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है घमासान। अब देखना होगा कि इस घमासान का नतीजा आने वाले चुनाव में क्या होता है और क्या धान जो जिसकी सीमा तय की गई है, क्या उसकी सीमा को सरकार बढ़ा भी देती है, क्योंकि चुनावी साल कुछ भी हो सकता है। फिलहाल खबर में दम है में आज बस इतना ही।